आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी पारा एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ ने सूबे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा चुनौती भारतीय जनता पार्टी को अपने ही घर से मिल रही है। वो चुनौती है सरकार और संगठन के बीच जारी गतिरोध से। वह चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों से। वह चुनौती है सूबे की नौकरशाही के रवैये से। दोस्तों, वाकई माहौल में सियासी गर्माहट है। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सरकार और संगठन को लेकर दिया गया बयान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की वकालत, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, एक वो भी वक्त रहा जब बुलडोजर योगी सरकार का एक ब्रांड बन गया। यूपी तो छोड़िए, देश के कई राज्यों तक में बुलडोजर कार्रवाई का प्रचलन सा शुरू हो गया। लेकिन अब उसी बुलडोजर का जब नौकरशाही ने हर मामले में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बड़े सवाल खड़े होने लगे। विपक्षी दलों ने इस पर पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान मन से एक बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात तो तब गंभीर हो गया जब सूबे में भारतीय जनता पार्टी के घटक दल निषाद पार्टी के मुखिया कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस बुलडोजर कार्रवाई को वोट से जोड़ दिया और कहा कि जब चुनाव के वक्त बुलडोजर चलोगा तो वोट कहां से मिलेगा। बुलडोजर तो केवल अपराधियों और माफियाओं के लिए था। सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी नौकरशाही के रवैये पर, कार्यपद्धति पर सवाल खड़े कर दिए। मोती सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि तहसील स्तर पर अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। दोस्तों, बैठक के बाद बदले हालात का ही परिणाम कहा जा सकता है कि अब राजधानी लखनऊ के पंतनगर, रहीमनगर और इंद्रप्रस्थ नगर को फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई से राहत मिल गई है। इतना ही नहीं, एक पत्र शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भी सामने आया, जिसमें योगी सरकार पर तोहमत लगा दिया गया कि सरकार का ये रवैया शिक्षक विरोधी है। मुख्यमंत्री ने पत्र का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव मनोज सिंह को मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया। बैठक हुई शिक्षक संघों के साथ और फैसला फिलहाल टाल दिया गया। एक समिति भी बना दी गई है जिसके सुझाव के बाद आगे का फैसला होगा। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर दो बड़े मुद्दे जो सुर्खियों में बने थे, अब बदले तेवर में योगी सरकार ने न केवल शांत कर दिया बल्कि आशंका का साये में चल रहे पंतनगर निवासियों और शिक्षकों के चेहरे पर चमक ला दी। जाहिर सी बात है, इन फैसलों को हम विधानसभा की 10 रिक्त विधानसभा सीटों के उपचुनाव और मिशन 2027 से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ होगा। चर्चा पर चले उससे पहले हम सुन लेते हैं बुलडोजर को लेकर आखिर क्या आपत्ति है डॉक्टर संजय निषाद का, और जब बुलडोजर नहीं चलने का फरमान जारी हुआ पंतनगर, रहीमनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में, तो क्या कुछ वहां के लोगों के चेहरे पर खुशियां नजर आई। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना। राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने, एक यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसकी वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए। बड़े बड़े इस तरह से लोग जो लोगों की जमीन हड़पे हैं वो रास्ता खाली कर। और एक बात और है, कभी भी भाई हम कोई विकास तो होना चाहिए। ये देखिए, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 2 3 4 योगी जी की जयगा, 1 2 3 4 योगी जी की जयगा। हमारी बीजेपी सरकार है जी, हमारा बुरा कैसे चाहती जी। जब उनके संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने तुरंत आदेश दिए हैं, तो
हमारे लिए तभी पॉजिटिव उन्होंने सोचा। अच्छा, आप तो पॉजिटिव, इस फैसले को आप पॉजिटिव नजर से देख रही हैं। आप यहाँ पर किस साल से रह रही थी, कब से आप यहाँ रहे? हम तो 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आप 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब आपके घरों पर जब ये निशान बनने स्टार्ट हुए तो कैसा लगा आपको कि आप बुलडोजर? तब बहुत बुरा लगा था और बहुत दर्द भी था सभी को। तो देखा आपने, एक तरफ मातम का माहौल और सरकार के तेवर बदले जन सरोकार के करीब पहुंचने की कोशिश की योगी सरकार ने, तो निश्चित तौर पर लोगों के चेहरे पर चमक भी आई। ये तमाम ऐसे बातें हैं जिसको अक्सर हम अपने इस डिबेट में उठाते रहे हैं कि सरकार का धर्म क्या है, लोग क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या कुछ होना चाहिए। सैकड़ों खबरें हम लोगों ने दिखाई कि किस तरह से बेटा बलात्कारी तो बाप के घर को उजाड़ दिया गया। इस पर भी हमने सवाल उस वक्त भी खड़े किए थे और आज भी। जाहिर सी बात है, जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो दबंग हैं, अगर खुद का निर्मित उनका मकान है तो निश्चित तौर पर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हम उसकी भूरी भूरी सराहना करेंगे। लेकिन ये कहाँ का न्याय कि बेटा अपराधी और माँ बाप जो 70 साल के हैं। याद होगा आपको प्रयागराज का वो घर, माँ बाप 70 साल के थे, बेटा के ऊपर इल्ज़ाम लगा और माँ बाप का घर उजाड़ दिया गया। तो संजय निषाद इसी पीड़ा को बयां करते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहा कि गरीबों का घर जब उजाड़ा जाएगा तो वो हमें भी उजाड़ेगा। और ये ताकत होती है लोकतंत्र में, आम जनता में, कि वो मताधिकार के जरिए बड़े बड़े सत्ता को परिवर्तित कर दिया है। देश में देश गवाह है कि इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तानाशाही को भी देश ने कबूल नहीं किया। ये भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के सामने लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने है, किस तरह से 2024 में 28 सीटें एनडीए लूज की और इंडिया 37 सीटें ज़्यादा हासिल कर पाई। तो एक नज़ीर था कि आखिर जनता में क्यों नाराज़गी है। जो विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, क्या वाकई वो हकीकत में है? क्या वाकई जनता उससे इत्तेफाक रख रही है? क्या जनता शासन की वजह से फील गुड महसूस कर रही है? तो निश्चित तौर पर जवाब होगा ना। और ये बात सिर्फ जनता की ही नहीं की जा सकती है। राज्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, अजीब विडंबना। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से अलग अलग चाहे विधायक हों भारतीय जनता पार्टी के, रमेश मिश्रा की बात कर ली जाए, सुब्रत पाठक जो कन्नौज से सांसद थे, इस बार चुनाव हार गए हालांकि वो, उनकी बात कर ली जाए, मोती सिंह के बयानों की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा सुगबुगाहट के रूप में सामने आने लगी थी। लेकिन इस बैठक में भी क्या हुआ? विपक्षी दलों की जमकर मजम्मत की गई, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। बड़े नेता जो दिग्गज नेता थे उनको सिर्फ बोलने का मौका मिला। जिला शहर जो चुनाव प्रभारी थे उनकी आवाज़ सुनी जाती तो संभवतः और वस्तुस्थिति साफ होती, क्योंकि जो 60 सदस्यीय कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट हमने प्राइम टीवी पर विस्तार से आपको दिखाया था। आपको याद होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर के मंथन हुआ था कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ये हश्र हुआ। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की बात कर ली जाए, भूपेंद्र चौधरी की बात कर ली जाए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात कर ली जाए, सब ने कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को मंच पर रखने की कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं, आज वहां पर संभवतः बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात भी होनी है। क्या कुछ वहां से संदेश लेकर आते हैं इस पर तो हमारी नज़र रहेगी ही। लेकिन केशव प्रसाद ने साफ कहा था कि संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है और रहेगा। चलिए इन सारे गंभीर मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले हम इन खास मेहमानों का परिचय करा दें। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे हम इस चर्चा में जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या कुछ पक्ष है। नेता बीजेपी आशीष तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं।
कांग्रेस के नेता मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी का सहयोग लेंगे। आनंद जी, सबसे पहले तो सवाल आप ही से कि भाई बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक क्या हुई, एक नया बवाल खड़ा हो गया पार्टी के अंदर खाने में। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली चले गए, भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में डट गए हैं। क्या योगी सरकार और नौकरशाही को लेकर के एक तरह से कहा जा सकता है कि भीतर खाने में खुली बगावत का दौर चल रहा है? सुब्रत पाठक जी ने भी साफ किया कि अखिलेश राज के नौकरशाह जिनको योगी सरकार में मौका दिया गया, उन्होंने इस चुनाव में हरवाने का काम किया। मोती सिंह ने क्या कुछ कहा आप जानते ही हो। तहसील स्तर पर अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। रमेश मिश्र ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, आला कमान यानी केंद्र को दखल देना चाहिए। तो स्थितियां तो कही जाएंगी ना नासाज, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो वहाँ कुछ भी होगा घटनाक्रम तो हम उस पर चर्चा तो करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अवगत कर रहा हूँ कि जब भी चुनाव का परिणाम आता है तो जो हारे हुए लोग होते हैं वो सीधा ठीकरा फोड़ देते हैं अफसरशाही पे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये मेरी कुछ ब्यूरोक्रेट्सों से बात हुई है, उनके आधार पे ये बात मैं कह रहा हूँ। कारण क्या है, जब से योगी सरकार बनी, योगी जी अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अफसरों को खुली छूट दी कि जो भी कार्रवाई, जो भी जायज काम हो उसके लिए आप तत्पर रहेंगे, चाहे वो जनता के सरोकार का हो, चाहे वो किसी भी विभाग के निर्णय का हो। और अधिकारियों को स्वतंत्रता बहुत करीबन 2-3 सरकारों के बाद मिली है, ऐसा हम लोग अमूमन देखते रहे हैं। हालांकि कुछ अफसर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे, जिसका खामियाजा हुआ ये अटेंडेंस वाली जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ डिजिटल अटेंडेंस का। आपको ध्यान होगा कि योगी जी ने आते ही सबसे पहले एक फरमान जारी किया था कि मैं 10 बजे तक सारे जिलाधिकारी, एसएसपी और विभागाध्यक्ष कार्यालय में मौजूद होंगे। और वो खुद उनका मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है वो उनके यहाँ लैंडलाइन पे फोन करता था और अधिकारी मौजूद मिलता था। ये पहली बार देखने को मिला था। अब जो अधिकारी 10 बजे आ रहा है या जिसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, तो वो चाहेगा भी कि हमारे मातहत जो है वो भी समय पर आए। हालांकि ये एक चुनावी मुद्दा बन गया और पार्टी को भी ऐसा लगा कि जनाधार खिसक ना जाए। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, डिजिटल अटेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है और शिक्षकों की जो स्थिति है उसके लिए ये डिजिटल अटेंडेंस बहुत मतलब फलीभूत साबित होता है, क्योंकि कम से कम शिक्षकों के बीच में एक डर बैठता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ये है, आपने रिपोर्टरों की जो रिपोर्ट आई हैं उनमें आपने देखा होगा, शिक्षक बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल से भिड़ जाएंगे, कुत्ते से लड़ जाएंगे तो कैसे टाइम से पहुंचेंगे। अरे आपको तनख्वाह इसी बात की मिल रही है, समय से आना और समय से जाना। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए अगर समय निर्धारित कर देना, ये चूंकि चुनावी मुद्दा बन गया इसलिए इसको वापस लेना पड़ा है। जहां तक रही पार्टी में भीतरघात की बात, देखिए आपको याद अगर होगा कि 2014 के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें एक बड़ा प्रश्न उभर के आया कि मोदी का विकल्प क्या। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वही बात उभर के आई है कि योगी का विकल्प क्या। हमें तो नहीं नजर आता कि योगी का विकल्प है उत्तर प्रदेश में। हमें नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व तो इतना बड़ा फैसला लेने के पक्ष में है या कहीं कोई निर्णय, कोई सुगबुगाहट नहीं है। मैं तो अंदर खाने की खबर आपको बताऊं कि कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। अधिकारी प्रसन्न है क्योंकि पहली बार उनको स्वतंत्र पूर्वक काम करने का अवसर मिल रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, थोड़ी बहुत जानकारी ऐसी आ रही है कि कुछ लोग नाराज हैं, तो सत्ता है, राजनीति है, कुछ लोग राजेश जी, कुछ लोग खुश होंगे। राजेश जी, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। जी, लोकतंत्र
और हिपोक्रेसी में फ़र्क क्या है? लोकतंत्र वही है ना जहाँ पर सरकार नौकरशाही पर नियंत्रण रखती है। अगर विधायक थाने में जाएंगे, बीजेपी के हमको लगता है कि करीब 2 दर्जन विधायकों से हम लोग भी संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर उनका कहना है कि भाई जिलाधिकारी सुनता नहीं है, कप्तान अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है। अखिलेश सरकार में भी, जिसकी अगर कही जाएगी, हालांकि धर्मेंद्र जी हैं, बुरा ना माने, तमाम आलोचनाएं होती थी, लेकिन अखिलेश सरकार में भी मुख्य सचिव थे आलोक रंजन। उसका वो शासनादेश आज भी मुझको याद है कि अगर कोई माननीय आपके दफ्तर में जाएंगे तो आप उठ करके उनका सम्मान करेंगे। तो अगर ये सम्मान भी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नौकरशाही अगर इतना ही बेहतर काम कर रही होती जिलों में, तो लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग के आसपास आप देखे होंगे ना, रोज 500 लोग भटकते हुए नजर आ जाते हैं। कोई आत्मदाह करने की कोशिश करता है। तो नौकरशाही को ठीक है, स्वतंत्रता उतनी ही होनी चाहिए, जिसका मैं पक्षकार हूँ, जिससे जन सरोकार की चीज़ें पूरी होती रहें। जी राजेश जी। देखिए, जहाँ तक पिछली सरकार और इस सरकार, एक तो सरकारों के विचारधारा अलग है, काम करने की शैली अलग है और काम अलग है। सम्मान में किसी के, मैं तो माननीय की बात छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता लेवल पर भी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए जी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हर व्यक्ति का सम्मान है, निचले आदमी तक का सम्मान है, आखिरी आदमी तक का सम्मान है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। अब जैसे पुलिस विभाग का ही स्लोगन ले ले, मित्र पुलिस, मित्रता कहीं नहीं दिखती है। ये एक बड़ी विडंबना है कि मित्रता कहीं नहीं दिखती है। आम आदमी थाने जाने से घबराता है। एक छोटी चोरी का मुकदमा लिखाने के लिए वो पहले जुगाड़ ढूंढता है और इर्द गिर्द अपने किसी ऐसे आदमी को ढूंढता है जो थाने तक उसके साथ चल सके और चीजें कार्रवाई हो। देखिए, 2 चीजें होती है, एक निरंकुश अफसरशाही होना और एक निर्भीक अफसरशाही होना। अरे भाई, तो निरंकुश और निर्भीक में फर्क है। तो कमोबेश ग्रामीण क्षेत्रों में, या जो आप जनता दरबार की बात कर रहे हैं और जो चीजें आप नहीं, देखिए सवाल ये है ना कि कई स्तर पर अगर मैं योगी सरकार की बात की जाए ना, तो कई स्तर पर काफ़ी भूल चूक रही है। मौजूदा मुख्य सचिव है मनोज सिंह, उनके पास पता है कितने विभाग थे राजेश जी? बिल्कुल। एक प्रमुख सचिव अगर कायदे से अपने विभाग का ही फाइल देखने लग जाए ना, तो 30 दिन उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर वाकई वो चाहता है कि वो विभाग दौड़ने लगे और जनता के बीच में जाकर के चर्चा का विषय बने। चलिए धर्मेंद्र जी। जी जी भाई, निश्चित तौर पर आप लोग अपनी जगह पर हैं, अपनी रणनीतियाँ चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो आरोप आप लोग लगा रहे थे, अब बीजेपी के भीतर खाने से ये आरोप आने लगा है। देखिए संजय जी, हम पहले से कहते आ रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अंतर्विरोध और आपसी झगड़ा है, साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपने नाम के आगे से उप हटाना चाहते हैं। साथ साथ 1-2 मंत्री भी हैं जो जिनको पूरा प्रदेश लगभग जानता है कि वो केंद्र का प्रतिनिधित्व यहाँ करते हैं। उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा है। इन सब की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को रहा तो उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों का, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ ठप है। अब ये सब महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग, चूँकि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटकाव लाने में, भटकाने में माहिर है। लगातार आप देखिए, जब इस तरह के विकास की बात होगी, बुनियादी ज़रूरतों की बात होगी, तो कहीं बुलडोज़र की बात, कहीं किसी धार्मिक या किसी प्रतीक चिन्हों के आधार पर किसी के ऊपर उंगली उठा करके ये मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश आज जान चुका है, उत्तर प्रदेश का चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे आधी आबादी हो, हर कोई ये चाहता है, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, वो चाहते हैं कि आप इन सब भटकाव वाली राजनीति से बाहर आइए। आप जो हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे जो बुनियादी सवाल हैं, जिन पर आपको काम करना चाहिए था, उस पर अब तक तो आपने 7.5 साल के करीब सरकार हो गई, आपने किया नहीं, तो आखिर और कितना समय चाहिए? तो जनता जवाब चाहती है। ये कार्य समिति, वो कार्य समिति, ये सब सिर्फ बहानेबाजी है अफसरशाही के ऊपर। भाई, उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे मोती सिंह ने क्या गलत कहा? बिल्कुल ठीक कहा कि अप्रत्याशित रूप से थाने और तहसीलों में सबसे ज़्यादा जो गांव का आदमी, जो गरीब तबके का या लोअर मिडिल क्लास का है, उसका सबसे ज़्यादा काम तहसील और थानों में पड़ता है। आज तहसील थानों की स्थिति है कि किसी भी विधायक को भारतीय जनता पार्टी सत्ता के, विपक्ष की तो बात जाने दीजिए, कह करके एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता है बिना पैसा दिए।
सामान्य पैमाइश नाली नापदान के जो विवाद थे, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी या नेताजी की सरकार थी, तो ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, तहसील दिवस का सृजन इसीलिए हुआ था। साथ साथ वहां पर अफसरों के साथ साथ स्थानीय लीडरशिप भी, जो जनता की नुमाइंदगी करते थे, वो भी जाते थे और आपसी समझौते से तुरंत टीम बन करके रेवेन्यू और पुलिस विभाग की टीम बन करके जाती थी, उस मामले को सल्टा दिया जाता था। अब चूंकि सल्टाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप द रिकॉर्ड हमसे वो संपर्क करे और उसके बाद उनका पेट भरे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे। गरीब आदमी, कई लोग तो आपसी, अब दूर तक आदमी दूरदर्शी नहीं होता है, आपसी भाई भाई के विवाद में कितने लोग खेत बेच करके थाने और तहसील में दे आ रहे हैं। बहुत ही अराजक स्थिति जमीन पर बनी है। अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, बेसिक शिक्षा में अटेंडेंस, हम बहुत विद्वान साथी हमारे बैठे हैं राजेश जी, लेकिन बेसिक शिक्षा में महत्वपूर्ण ये था कि आप डिजिटल अटेंडेंस और इन सब चीज़ों से हट करके जो एक तरह का माहौल नैरेटिव सेट करने का प्रयास की, इससे हट करके आप करीब 1 लाख के आसपास करीब 85,000 90,000 बेसिक शिक्षा में पद खाली हैं। टीचरों को उसकी भर्ती की प्रक्रिया करते, वो भर्ती करते, सैचुरेट करते। माध्यमिक शिक्षा में पद खाली हैं, जीआईसी में पद खाली हैं, जीआईसी में 88, जीआईसी में करीब 1500 के लगभग पद खाली हैं। और आपको मैं बताऊं संजय जी कि जो बेसिक से जो मैनेजमेंट के जो वेतन प्राप्त कक्षा हाई स्कूल और कक्षा 8 तक के विद्यालय हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, कई विद्यालय में जानता हूं जहां पर 1 या 0 सरकारी अध्यापक है, बच्चों की संख्या है। वो मैनेजमेंट किस तरह से, चूंकि आप फीस ले नहीं सकते, धर्मेंद्र जी ये तो सवाल आपने ऐसा छेड़ दिया कि मुझको बोलना ही पड़ेगा और राजेश जी भी संभवतः करेंगे आश्चर्य। हमने खबर की थी भाई समाजवादी सरकार में, है ना, जहाँ पर 6 छात्र थे, बाराबंकी का संभवतः एक स्कूल था, मुझको याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे 8 से 12 टीचरों की मौजूदगी थी। तो इन सब चीजों पे ना जाइए, वरना आपके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। नहीं, हम पे सवाल बिल्कुल उठाइए, हम सवाल से भाग नहीं रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल ये है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमको बदल के जनता ने इनको बताया था, तो इन्होंने क्या किया, आज जवाब इनको देने के समय है। पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। 1954 में क्या था, 47 में क्या था, संसाधनों के साथ साथ अपडेट क्यों नहीं हुए? तो सरकारें इसीलिए बदली कि अगर हमने कुछ काम करने में हमसे चूक हो गई तो उसको आप अच्छा करिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सत्ता में रहने का आपको नैतिक अधिकार नहीं। चलिए ठीक है। आशीष जी, मोहित जी आते हैं आपके पास, जरा आशीष जी को मैं जोड़ लूं, क्योंकि बहुत बेचैन है भाई, आरोपों का जवाब देने के लिए वो बेकरार रहते हैं ना। आशीष जी, आखिर ये बुलडोजर लाल निशान लगाने की आवश्यकता क्या थी? मेरी बात हो रही थी रहीम नगर में, मेरी बात हो रही थी पंत नगर में, वहाँ के तमाम लोग मेरे जानने वाले हैं, तो लोग रात में सो नहीं पा रहे थे उस लाल निशान को देख करके। आखिरकार वो रोकना पड़ गया ना। ये इफेक्ट संजय निषाद है या वाकई इस तरह का फैसला आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा कि नौकरशाही ने, योगी आदित्यनाथ ने आज जो सख्त निर्देश दिया कि यह लाल निशान लगाने वाले कौन लोग हैं, नौकरशाही वाकई बुलडोजर का गलत इस्तेमाल कर रही थी, जो मैं अक्सर सवाल खड़ा करता रहता हूँ। और दूसरा, कहीं वो उस पत्र का कमाल तो नहीं है जिसमें आपकी सरकार को शिक्षक विरोधी घोषित कर दिया गया, तो आज उसका भी समाधान निकल गया। भाई पहले ही आप सारे शिक्षक संघ के लोगों को इकट्ठा कर लेते। उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षक संघ होंगे राजेश जी? 4 या 5। उनके प्रतिनिधि को बुला लेते, बोलते कि साहब हम इस तरह का एक फैसला लेने जा रहे हैं, एक मत मना लेते, राजनीति भी नहीं होती और चीज़ें भी बेहतर हो जाती। क्योंकि मैं तो डिजिटल सिग्नेचर का कट्टर समर्थक हूँ, क्योंकि अभी मैं सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक चला रहा हूँ, तो शायद ही कोई अस्पताल ऐसा है जहाँ समय पर डॉक्टर पहुँच रहा। आशीष उस बात के गवाह हैं, आप रिपोर्ट देख रहे हैं। और इसके बाद मैं जब स्कूलों पर जाऊँगा तो भी मैं देखना चाहूँगा कि जब शिक्षक ही पंक्चुअल नहीं होगा तो फिर बच्चे क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। संजय जी, मैं एक लाइन नहीं, पहले आशीष को ले लेते हैं। आशीष जी को सवाल उसमें ये कि नई संगठन से बात करते, शिक्षक संघ से एक विधान परिषद में सदस्य जाता है, उस सदस्य को ही सुझाव के लिए आगे कर देते। आज वही हुआ है। आशीष जी, धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। नहीं, आपके पास समय ही समय है, क्योंकि सारे आरोपों का जवाब आप ही को देना है आशीष जी। जी धन्यवाद। देखिए संजय भाई, सबसे पहले तो मैं लाल निशान की बात करूंगा जो आपका क्वेश्चन है, उसके बाद मैं फिर हमारे भाई धर्मेंद्र जी की जो तमाम इन्होंने बातें कही उनका मैं जवाब देना पसंद करूंगा।
देखिए, निश्चित तौर पर मैं पहले भी कई डिबेट्स में आपके साथ में बैठकर बोल चुका हूं इस बात को कि मानवीय आधार पर किसी का घर तो छोड़ दीजिए, अगर किसी की झोपड़ी भी गिराई जाए या उसको बेघर करा जाए तो वो बड़ा पीड़ादायक है। सरकार इस पीड़ा को समझती भी है और सरकार इसके प्रति संवेदनशील भी है, और मेरी भी बहुत संवेदनाएं हैं। जिसका भी घर चाहे अकबर नगर में टूटा हो या अभी जो आगामी समय में जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है, उनके लिए भी मैं बहुत दुखी हूं, व्यथित हूं, और मैं पर्सनल तौर पर इसका मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि इसके पीछे और भी कारण, चूंकि सिर्फ ये जो तोड़ा जा रहा है उसके पीछे के कारणों का भी हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छी खासी नदी, उसको जिसकी भी सरकार रही हो, मैं सरकारों को अभी नहीं घेरना चाह रहा हूं, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा हूं इसका, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनके साथ में हमने उनका दोहन करने का किस बुरी तरीके से हमने उनका दोहन करा है। मैं तो कह रहा हूं कि बलात्कार करा गया। उसकी वजह से आज आप देख लीजिए कि टेम्परेचर का क्या हाल है, पूरे विश्व में जो प्रकृति का संतुलन है वो किस तरीके कुकरैल नाला से से, आशीष जी, कुकरैल नाला को कौन सी तबाही हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज आप जिसको संजय जी नाला कह रहे हैं ना, वो कभी नदी हुआ करती थी। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा 22 साल से तो मैंने उसको कुकरैल ही नाला समझा है। वही मैं कह रहा हूँ ना संजय भाई, 22 साल से आपने उस नदी, जो हमारी जिन नदियों को हम माता कहने का काम करते हैं, आज उस नदी को नाला बना देने का काम किया गया। तो जो ये जब नदी को नाला आप बनाएंगे ना, तो ये निश्चित तौर पर ये भी बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित करने वाली बात होगी। आप नहीं जान रहे होंगे, आप 22 साल से जान रहे हैं, लेकिन आप इसके इतिहास में जाइए, आप थोड़ा सा इस पर गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा। जी मैं अपडेट कर दूं थोड़ा आपको। 30 मीटर की नदी थी ये, और 50 मीटर बाएं तरफ और 50 मीटर दाहिने तरफ बंधा था। आगे कंटिन्यू करें आप। 30 मीटर की नदी थी चौड़ाई। राजेश जी हमसे पहले से हैं लखनऊ में, तो वो ज्यादा बेहतर बता पाए। चलिए, अभी आपने सुना ना, 30 मीटर की नदी थी, जिसको आज कुकरैल नाला के नाम से जाना जाता है। नदी और नाले में फर्क होता है जी। जिस तरीके से उसमें नदी में शुद्ध जल बहता है और नाले में किस तरीके से सीवरों का पानी गिराया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी सरकार की बुराई करने यहाँ नहीं बैठा, मैं सिर्फ आज एक आम व्यक्ति की तरह, एक हिंदुस्तानी होने की तरह, या मैं किसी पार्टी का टैग लगाकर नहीं, मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति की तरह कह रहा हूं कि उस नदी को जो नाला बनाने का काम करा गया, और वो काम क्यों करा गया, उसके पीछे कौन लोग थे, मैं चाहे नौकरशाह हो जिन्होंने रजिस्ट्री करी हो, उनकी भी मैं बात कह रहा हूँ, या जिनकी सरकारों के शय पर इस नदी को नाला परिवर्तित करने के लिए और अवैध कब्जे कराने के लिए काम करा गया हो, मैं सभी को एक लाइन में खड़ा कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, जिन लोगों ने इसके ऊपर रजिस्ट्री करी है वो बहुत पाक साफ है, 100% वो भी उसके उतने ही गुनहगार हैं जी। मैं आज सिर्फ एक मानवता की और मानवीयकरण की बात कर रहा हूं कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्री कराई और जिन्होंने, जो वहां पर रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बनाया। एक एक रुपया जोड़कर कैसे आदमी मकान बनाता है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति पूरे जीवन में कैसे करके एक मकान बना पाता है, और वो मकान जब उसकी आंखों के सामने टूटता है तो उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं, और मैं व्यथित हूं और मैं दुखी भी हूं। मैं बिल्कुल भी इस चीज के लिए आपको नहीं कहूंगा, लेकिन उसके पीछे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो दूसरा पहलू है, क्योंकि जहां से गड़बड़ शुरू हुई, अगर गड़बड़ शुरू ही ना हो तो इस स्थिति तक आज अगर इनके मकान तोड़े जा रहे हैं और इनको दुख है, तो इस दुख के अंदर में वो लोग भी उतने ही ज्यादा गुनहगार हैं जिनकी सरकारों में यहाँ पर अवैध कब्जे कराए गए, जिनकी सरकारों में यहाँ पर रजिस्ट्री कराने का गलत जगह पर करा गया, अवैध जगह पर करा गया, नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अगर आज अकबर नगर की जनता या पंत नगर की जनता या रहीम नगर की जनता को जो दुख झेलना पड़ रहा है, उस दुख के पीछे जो सबसे बड़े कारक हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस चीज की शुरुआत करी थी। निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई धर्मेंद्र भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे।
सारी उन्होंने महिला की, छात्र की, किसान की, सब बातें उन्होंने बता डाली। अरे मैं तो इनसे ये कह रहा हूं कि आप किस जनता की बात कर रहे हैं? उस जनता की बात कर रहे हैं जिसने आपको 2017 में हराने का काम करा। आप इतने ही अच्छे थे, आपकी सरकारें इतनी अच्छी थी, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 2017 में आपको हार का मुंह ना देखना पड़ता। और दूसरी बात, आप किस जनता की बात कर रहे हैं? आप कौन सी जनता को बता रहे हैं कि बहुत दुखी है जनता, और किसान बहुत दुखी है, और छात्र बहुत दुखी है? वही जनता जिसने हमको 2022 में फिर से चुनाव जिताकर हमको सरकार में लाने का काम करा। चुनाव में आपको आईना दिखाया। आप उस जनता की बात अगर कर रहे हैं। आईना, अब देखिए धर्मेंद्र भाई, सॉरी टू से, लेकिन जब आप बोल रहे थे मेरे मन में भी बड़ी बार आया कि मैं आपको बोलिए। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे क्षमा के साथ कह रहा हूँ, विनम्रता से, कि मेरा भी मन कर रहा था मैं आपको हर बात के पीछे टोक दूं, क्योंकि हर बात आप गलत कह रहे थे, लेकिन मैंने अपनी बारी का इंतजार करा। तो आपसे मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आशीष चलिए, जब समय आया तो आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मैं संजय भाई ये कह रहा था कि ये जनता अगर इतनी ही हमसे दुखी है, इनके हिसाब से सब सारे जितने भी वर्ग हैं, छात्र हो, किसान हो, महिला हो, या सामान्य आदमी हो, सब हमसे दुखी हैं। तो 17 से 22 में वो दुखी जो लोग थे, उन्होंने हमको 22 में फिर से आशीष अभी गोमती नदी में कितने पानी बह गए होंगे 2022 से? अभी भी आप लोग माने वही चीजों को लेकर के रट बैठे हो भाई। अगर लोकसभा चुनाव में हम देखें पिछले बार का रिजल्ट और इस बार का रिजल्ट ना, तो जमीन आसमान का फर्क हुआ ना। मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। आपको संतुष्ट करता हूँ मैं उसको भी। मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए जल्दी। मोहित के पास भी चलना है। देखिए पानी बहुत बह गया है, मुझे पता है, और लगातार 2014 से पानी बह ही रहा है, रोज बह रहा है। 14 से बहा, केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली पहुंच गए हैं, भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद है, नड्डा साहब अभी क्या कुछ संदेश देते हैं वहां से, उस पर हमारी निगाहें भी टिकी हैं। संजय भाई 2-3 प्रश्न एक बार में पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं बोलिए। हाँ, अभी जो पानी बह रहा है उसको बहने दीजिए, फिर आपका जो नलकूप खुला उसका भी मैं इलाज करूंगा। आप मुझे बोलने दीजिए बस। 2014 से लगातार पानी बही रहा है। 2014 में बहा पानी, फिर 2017 में बहा, फिर 2019 में बहा, फिर 2022 में बहा, और फाइनली 2024 में भी बह रहा है। हमने 2014 से लेकर 24 तक हर बार सरकारें बनाई हैं, चाहे विधानसभा हो और चाहे केंद्र की सरकार हो। सीटों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस अंतर को विपक्ष इतना अपने जीत के रूप में दिखाना चाह रहा है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि थोड़ी सी सीटें ऊपर नीचे। और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने, जिसको ये बता रहे हैं हमसे बहुत दुखी हैं, 240 सीटें देने का काम करा। असल में और मेरे साथ दिक्कत ये है ना, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं तर्कों पे बात करता हूं। आशीष, विपक्षी दल अगर 234 पे पहुंच जा रहा है और सशक्त विपक्ष हो जा रहा है। एक वक्त था जब आप लोगों ने इतनी शिकस्त दे दी थी कि सदन में नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बन पाया। भाई इसमें कोई अब सशक्त विपक्ष दिख रहा है ना। कौन सी बात, अगर विपक्ष सशक्त हो रहा है ये तो अच्छी आज बात है। आप जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं सुनिए, आज आप जैसे कार्यकर्ताओं को संगठन की याद आ रही है ना। अभी तक तो कार्यकर्ता, नेता और तमाम लोग जो रोते थे वो सब यहाँ जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मोहित भाई, आप लोग क्यों इतना जश्न में डूब गए हो भाई? बीजेपी का अंदरूनी मामला है। केशव प्रसाद हम बोलते हैं कि संगठन हर समय सरकार से बड़ा होता है। ब्रजेश पाठक कहते हैं कार्यकर्ताओं का सम्मान होना ही चाहिए। ये बीजेपी के विधायक हैं जो आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार पर, उससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है मोहित? नहीं, हमारे पेट में दर्द होने की कोई बात ही नहीं होती है। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है जी? मोहित की आवाज ठीक की जाए। हाँ जी, देखिए बात ये है, चाहे केशव मौर्य जी हो चाहे पाठक जी हो, मुझे लगता है शायद सरकार के ही हिस्से हैं। अगर आज इनको संगठन का दर्द याद आ रहा है तो कहीं ना कहीं बात इन प्रकीर्ण यही है कि जो उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए 7 साल में व्यक्ति बैठे हुए हैं और जो देश की कमान संभाले हुए पिछले 10 साल से व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन दोनों लोगों को गवर्नेंस की जी नहीं मालूम है। इनको नहीं मालूम किस तरीके से सरकारें चलाई जाती है। इनको केवल और केवल ये मालूम है कि किस तरीके से
प्रचार और प्रोपोगंडा करके अपनी चर्चा और अपना पर्चा परचम लहराया जाए। इसको लेकर के एक पूंजीपति मित्रों का साथ देते हैं देश में जाकर के, दूसरे व्यक्ति हैं जो बुलडोजर लेके निकलते हैं और बुलडोजर से रौंदना चालू कर देते हैं हर गरीब को, हर असहाय को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवक हो, चाहे वो किसान हो। तो आज जब 2024 का जनादेश आया है तब जाकर के सबकी नींद टूटी है, कुंभकर्ण की नींद, जो देश के गरीबों को ये धराशायी करने की जो नीतियां चल रही थी लगातार, आज आपको दिख रहा है कि भ्रष्टाचार होता है, आपके विधायकों को आज दिख रहा है भ्रष्टाचार, लगातार विपक्ष आवाज उठाता रहा है कि आपने युवाओं के लिए, आपने किसानों के लिए, आपने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न में आपके सांसद, आपके विधायक लगातार लिप्त रहे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाकर के आप उनके खिलाफ हुए, अन्यथा उनके लिए आप बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस आपको नहीं मालूम है। ये जनता जब दिखाने के आईना दिखा दिया और जब आपको लगा कि जिस समुद्र में आप अपनी नाव तैरा रहे थे वो डूबने वाला है, तब ये जो निषाद सरीखे लोग हैं इन्होंने कूदना चालू किया। जब नाव डूबने का समय आया है तो निषाद और अनुप्रिया पटेल सरीखे जो नेता है वो उस एनडीए की नाव से कूदना चालू है, क्योंकि अब वो समय आ गया। 24 का जनादेश स्पष्ट बता रहा है कि 27 का जनादेश इस तरीके आएगा कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका जनाधार हो चुका है। इसी के द्वंद्व चालू हुई है आज भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी घूम रही है, ढूंढ रही है केवल हटाने के तरीके को। आज भी वो नहीं स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक के मामले ने उनको बड़ा दंड दिया, आज भी वो नहीं स्वीकार कर रही है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंचाने की नीतियों ने उनको दंड दिया, आज भी वो नहीं मान रही है कि महंगाई के बेतहाशा बढ़वृद्धि करने के बावजूद उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, आज भी नहीं मान रही है कि वो चाहे किसानों की एमएसपी, किसानों की आय दुगनी या किसानों की फसल मुआवजे को लेकर के जो इनकी नीतियां रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने ठगा, उन नीतियों ने उनके खिलाफ वोट किया जाकर के। आज भी वो ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे अयोध्या हार गए, आज भी वो ढूंढ रहे हैं कैसे विपक्ष ने क्या नैरेटिव से फैला दिया। अरे नैरेटिव तो आपके खिलाफ जनता ने चलाया सरकार, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सफल होता दिख रहा है, तभी आपको खुलबुलाहट हुई है, तभी आप जो बुलडोजर बाबा बने घूमते थे तो आपने अपने बुलडोजर पे ताला डालने की कोशिश करी है, और जो आज दर्द उभर रहा है इनका, अब ये बड़े चौड़े होकर के घूमते थे, इन्हीं मकानों को टूटने के बाद क्यों बनाया था अवैध मकान, क्यों रहते थे, ये आशीष जी बताया करते, आशीष जी प्रवक्ता आशीष जी ने तो बता ही दिया, जहाँ पर अन्याय, जहाँ पर अवैध होगा वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, जहाँ पर बुलडोजर केवल एक अन्याय का माध्यम बन गया। ठीक है मोहित जी, बात आ गई जनादेश से बात समझ में आ रही है तो सबकी आंखें खुल रही है। ठीक है मोहित जी, बात आ गई। धर्मेंद्र जी, भाई आशीष जी को सुना, कुछ आरोप लगा रहे थे समाजवादी सरकार पर, हालांकि मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये फैसले यूं ही नहीं हो रहे हैं। हालांकि राजेश जी से मैं विश्लेषण लूँगा, पहले आप आशीष जी के आरोपों का जरा जवाब दे दीजिए जो आपकी सरकार पर लगा रहे थे। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आशीष जी ने एक बार भी बुनियादी सवालों, जो बुनियादी जरूरतों का हमने सवाल उठाए तो उस पर एक बार भी इनका जवाब नहीं आया। ये लगातार ये कहते रहे कि हम जीते हैं। भाई आप जीते हैं तो हम, विपक्ष का काम है, विपक्ष में ठीक है, जनता ने किया, स्वागत है जनता का, जनता के बुनियादी सवाल उठाते रहेंगे। सरकार का काम है उनको हल करना, अगर नहीं हल कर रही तो लगातार उठाते रहेंगे, सड़क से संसद तक उठाते रहेंगे। और अगर यही स्थिति रही, जहाँ तक जीत और हार की बात बता रहे तो सबसे लेटेस्ट जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने आपकी इस अहंकार का जवाब भी दिया। देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, किस तरह दो तीन चीज़ें में, आशीष जी एक चीज़ और कह रहे थे, बड़ा तेज इन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया, और नाला नहीं नदी है कि नाला है। अरे साहब, आप गंगा जमुना और किस तरह से माँ गोमती को निर्मल बनाने के बाद, निर्बाध बनाने की बात कर रहे थे, और आप आकर के जो है पहुँच गए कुकरेल नाले पे। तो ये तो आपका मतलब बड़ा अच्छा लगा कि आपने गंगा जमुना और गोमती को लांघते हुए आप कुकरेल तक पहुंच गए। न गंगा निर्मल हुई, न जमुना पे कोई काम आपने किया, और गोमती आप देख ही रहे क्या स्थिति है। किस तरह से अयोध्या के अंदर आपका विकास देख बोल रहा था। आपको शायद याद होगा, एक प्रोवेक कंपनी है अयोध्या की जो टेंट सिटी बनाती है, जिसके शेयर पिछले 5 साल में 41,000% बढ़ गए।
और देख किस तरह से अयोध्या के अंदर सारा काम, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, एक्सप्रेस वे जो है सारी गुजरात की कंपनियां हैं जो पैसा धन बनाने के लिए आई हैं। उत्तर प्रदेश की सारी संपत्ति, सारी पूंजी, सारा पैसा, सरकारी पैसा सब लूट करके गुजरात ले जा रही है। उस पर न कोई भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ जवाब दे पा रहे हैं, चूंकि ऊपर से हंटर चल रहा है। दो तीन चीज़ें मैं और कहूँगा। देखिए, एक प्रभु श्री राम के राज के वर्णन करते समय तुलसीदास ने कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तासु नृप हो नरक अधिकारी। ये जो बुलडोजर कल्चर है कभी भी लोकतंत्र का प्रतीक नहीं हो सकता। ये जहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ तानाशाह रहा है, वहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि बुलडोजर शब्द ही बुलडोज करने से है। बुलडोजर शब्द ही उस तानाशाही, उस ताकत का जो जनता को दबा दे, दमन करने का प्रतीक है। किस तरह से भारत में न्यायपालिका है, ठीक है, कोई चीज वैध अवैध एक वो मोहल्ला एक दिन में नहीं बसा था, सतत 50, 60, 70 सालों की प्रक्रिया में बसा। तमाम लोग जिम्मेदार रहे होंगे, ठीक है, कार्रवाई हो, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। कोई कुछ अगर वैध अवैध काम करता है तो उसके साथ आप, सरकार का कर्तव्य है कि उसको या तो बनने से रोके और नहीं तो न्यायालय में जाए और न्यायालय के थ्रू उसमें नोटिस हो आधा किन परिस्थितियों में बना। और उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। और हम लोग बाहर घूमते हैं संजय जी, शायद आपको भी याद होगा, तमाम उत्तर भारतीय गरीब चले जाते हैं बड़े महानगरों में, मुंबई जैसी जगहों पर, और जाते हैं, उनके न रहने का ठिकाना होता है, लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और कहीं छोटी सी झुग्गी डाल करके जीवन बसर करने लगते हैं। जब सरकार उनको हटाने जाती है तो माननीय न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार या अपने अपने राज्य की पॉलिसी के हिसाब से सबसे पहले उनके पुनर्वास का इंतजाम होता है। उनसे बाकायदा नेगोशिएशन करते हैं कि हम आपको इतना बड़ा, इस तरह का, आपके इतने परिवार के सदस्यों के हिसाब से आपको कमरा देंगे, इतने झुग्गी के हिसाब से, और आपको वहां स्थापित कर दे रहे हैं। तब तक के लिए मैं बता दूं संजय जी, वहां जब स्थापित करने की बात होती है, बिल्डिंग बनने के बाद, तब तक के लिए अस्थायी रूप से उनके लिए दूसरे मकान का इंतजाम करते हैं वहां से उठाने के पहले। आप किस तरह से जो है आपके मन में रात को सपना आता है और आपका बुलडोजर चला जा रहा है। ये मेन चीज ये है कि आप सारे बुनियादी सवाल, मैंने पहले कहा आशीष जी, देखिए कहीं कभी बुनियादी सवाल जवाब नहीं दिया उन्होंने। बुलडोजर की और नदी की कुकरेल नाले, हाँ नहीं, कुकरेल नाले पर बहस करते रहे। कारण मैंने पहले सबसे शुरुआत मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी भटकाव की राजनीति करती है और मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है, उसी का परिणाम है। देखिए, जहां तक अधिकारियों की बात है, संजय जी बस 30 सेकंड में एक सवाल ले लीजिए, क्योंकि मुद्दा तो यही है ना। मैं तो ये मानता हूं कि संजय निषाद ने आवाज उठाई, बुलडोजर चलेगा तो वोट कहाँ से आएगा। जौनपुर का उन्होंने वाकया बताया, आपने सुना भी। जाहिर सी बात है ना, ये अगर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ हो। मुख्तार अंसारी ने संपत्ति कोई अपने मेहनत से नहीं अर्जित की थी, उस पर बुलडोजर चला, हम लोगों ने भी सराहना की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नौकरशाही अगर मनमानी तरीके से छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के भी बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएगा। नहीं संजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुलडोजर किसी भी चीज का जवाब नहीं हो सकता। सब एक, जब देश में न्यायपालिका है, संविधान है, तो ये सारी चीजें न्यायपालिका के थ्रू होनी चाहिए। एक आप चार्ज लगाइए, न्यायपालिका परीक्षण करके उसको आदेश दे, सबको स्वागत करेगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं अधिकारियों पे और चिन्हित, भाई अधिकारी क्या करे, जब मुखिया प्रदेश का वो अपने सभा में बुलडोजर खड़ा करा करके वाहवाही लूटता है और अपने भाषणों से कहता है बुलडोजर खड़ा कराया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो पसंद होती है, जो राजा को पसंद है, उनके जाहिर सी बात है इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के तो सवाल उठ रहे हैं ना संगठन के अंदर। हाँ आशीष जी जवाब दे दीजिए, फिर राजेश जी के पास आते हैं। देखिए संजय भाई, मुझे भी सुनिएगा और बिना टोके। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे सभा प्रवक्ता भाई ने बताया कि वो कुकरेल नाले के लिए उनके एक तो नदी नाला और ये इन्होंने बोला, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा अंदर से कि एक नदी के लिए आपके मन में इस तरीके की भावना। अगर आप गंगा जी के लिए कह रहे हैं, जमुना जी के लिए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिन्होंने गंगा और जमुना जैसी नदियों की सफाई के लिए अग्रणी कदम उठाने का काम करा। आप लोगों से तो बात भी नहीं हो सकती उस बारे में। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सवाल हो तो पूछ आशीष जी बस एक सवाल ले लीजिएगा। गंगा जी में अभी मुझे भाई नहीं डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, मेरा सवाल गंगा जी का अपना सवाल ले लो, जवाब दे देना। मेरा सवाल ले ले, माँ गंगा की निर्मलता, एक सवाल ले लो फिर आराम से बोल लो। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे माँ गंगा ने बुलाया है और माँ गंगा ने उनको केंद्र में भी राज्य में भी सरकार दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की माँ गंगा से जुड़े हुए 12 जनपद ऐसे हैं जहां भी एक भी नाला और एक भी गंदगी साफ करने की कमेटी का काम उद्घाटन शुरू नहीं हुआ, एक ईंट नहीं रखी गई। प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, सुनेंगे नहीं। हाँ ठीक है जवाब ना मैं दे पाऊं, इनका एक सवाल उसमें जोड़ लो तो तुम्हारे जवाब में शायद दम आ जाएगा। क्यों तोड़ते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
आशीष जब जी मैं सुनो, आपका जवाब दे रहा हूं आशीष जी तो आप सुनो। मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद सवाल कर लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, चलिए ये बोलिए। कौन सा तरीका होता बोलिए है बोलिए, कि चलिए मैं ठीक आपका है। जवाब दे रहा हूं, आप बीच में कह दो हालांकि एक और हालांकि सवाल ले लो। ये सवाल बहुत बड़ा था, जिसका जवाब आप दे देते तो शायद बेहतर होता। चलिए बोलिए। देखिए सीधी सी बात आप समझिए, 50 साल पहले कुकरेल नदी हुआ करती थी, आज नाला हो गया, उसके ऊपर अवैध कब्जे हो गए। ये जो कार्रवाई है, निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, मानवीय दृष्टिकोण से मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अगर इसी तरीके से हालात रहे देश में तो बड़ी बात नहीं है जिस दिन गंगा नाला और जमुना नाला हो जाएगा। अगर हम लोगों ने आज इस चीज को नजीर नहीं पेश करी तो फिर देखिए, फिर आदमी कहेगा ये तो 70 साल पहले गंगा जी के यहाँ किनारे आ गए थे, कब्जे हो रहे। अवैध कब्जा, अवैध पट्टा, अवैध सारी चीजों के पोषक रही है समाजवादी पार्टी, और आज वही इनके प्रवक्ता यहाँ बैठकर अवैध चीजों के प्रवक्ता बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अवैध चीजों के प्रवक्ता, वो अवैध चीजों को यहाँ पर वैलिड समाजवादी पार्टी ने नहीं बसाया था इनको, निश्चित तौर पर नहीं इस तरह बिल्कुल आप अपने ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र बोल लेंगे। हाँ बोल रहे हैं भाई, अब ये बताइए हो गई डिबेट फिर तो, अब ऐसे तो नहीं होता संजय। आशीष जी बोलिए। आपकी बार बोलेंगे तो संजय भाई मैं बोलूंगा नहीं, फिर जिसको जो बोलना बोले। नहीं बोलिए बोलिए। बात अगर नहीं आने दी जाएगी तो ऐसे नहीं आप बोलिए ना, फिर आप 2 मिनट उसमें ले लेंगे। हाँ बोलिए। ठीक, तो अगर इस तरीके से आज नजीर नहीं, मैं फिर कह रहा हूं अपनी बात, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये जो कार्रवाई हो रही है, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, उनके दुख को मैं अपना दुख मान के बात कर रहा हूं। अरे आप तोड़ी नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। या जिनकी तोड़ दी गई है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनके प्रति भी मेरी संवेदनाएं, मेरा दुख है, मुझे बहुत कष्ट हुआ है। चाहे कोई भी हो, किसी का भी घर तोड़ा जाता है तो मुझे कष्ट होता है पर्सनली, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आज ये नजीर पेश नहीं करी गई तो संजय भाई वो दिन दूर नहीं है जब गंगा जी को भी नाला बनाने का काम कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ये तो 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। बात यहाँ पर सही और गलत की है। एक सवाल का जवाब दोगे आशीष, बुरा नहीं मानो तो? कल मैं उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन नदियों का नाम इसी डिबेट में लेकर के आऊंगा, कम से कम 2 दर्जन नदियों का। आइए फिर क्या करेंगे? जो नाले से भी बदतर हो गई हैं, क्या उनके भी क्या आप पुनरुत्थान का काम करेंगे? निश्चित तौर पर करा जाएगा। हाँ 10 साल में तो मैंने देख ही लिया, 10 साल होने जा रहा है, 7वां साल चल रहा है, 5 साल में तो मैंने देख ही लिया है, अब 3 साल में तो आप सब कर देंगे, वो तो हमको लग रहा है। देखिए भाई, शुरुआत हमने कर दी, आप अगर हमसे जो 70 साल में चीजें नहीं हुई, आप हमसे आशा लगाएं कि हम 5 साल में आपको करके दे दें, तो ये तो गलत है ना। हमने शुरुआत कर दी है और हम कर लेंगे। अपनी भी सरकार, चूंकि उत्तर प्रदेश में मैंने जब रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी तो पहली सरकार आप ही की देखी थी महाराज, मायावती जी के साथ गठबंधन में। अरे तो सुन लीजिए संजय भाई, इस देश में घाव और भी हैं, इस देश में दर्द और भी है, हम एक एक दर्द को दूर करने का काम कर रहे हैं। चाहे 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या जाने ऐसे कितने मामले हों। ये जनहित की बातें जो है ना, अगर इस प्रदेश कार्य समिति की इस बगावत के पहले कर लिए होते ना, तो आज मैं तुम्हारे साथ समर्थन। राजेश जी, काहे की भाई चुनौती बीजेपी के सामने है साफ तौर पर, कोई एक बगावत नहीं। ठीक है संजय जी, मेरा राजेश जी से विश्लेषण, राजेश जी का विश्लेषण ले ले, शायद जवाब देना पड़ेगा। अगर इसको आप बगावत कहते हैं तो कांग्रेस के कम से कम 3 से 4 या 5 दर्जन नेताओं ने, चाहे गोविंद वल्लभ पंत से लेकर महाराष्ट्र राहुल गांधी ना, से लेकर, सुनो कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। आशीष देखो, सच्चाई सुनने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे मरी हुई पार्टी को जिंदा कर गए। भारत न्याय यात्रा के जरिए कार्यकर्ता ही किसी संगठन का बुनियाद होता है। ये तुम्हारे अंदर भी टीस होता होगा, रात दिन हमसे लड़ते हो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को लेकर के, लेकिन अगर पार्टी आपको वो स्थान नहीं देती है ना आशीष, तो चैनल पर बैठ करके तो आपकी क्या बाध्यता है वो मैं समझ ही रहा हूँ, है ना। वरना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि शायद तुम्हारे जैसा जो प्रवक्ताओं का जो पैनलिस्ट है ना, उसमें कोई होगा नहीं जो विचारधारा तुम रखते हो, लेकिन मजबूरी है कि तुम अभी भी पार्टी को डिफेंड करते हो। इस पर विचार करना। राजेश जी, 75 में से 72 सीटों पर
मतदान प्रतिशत बीजेपी का कम हो गया। 1 लाख से कम, माने जहां 1 लाख से ज़्यादा 12 लोकसभा सीटें थी लोकसभा चुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, 1 लाख से 50,000 की लोकसभा सीटें टोटल थी 36 लोकसभा सीटें। और कुल अगर मैं जोड़ देता हूं तो करीब 50 लाख लोगों ने इस विचारधारा को जो इनके साथ थे उससे अलग किया। चुनौतियां हैं, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, उन अधिकारियों के ऊपर वो चिन्हित करने का निर्देश दिया है कि कौन ये लाल निशान लगा रहा था। इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को भी संभवतः नहीं बताया गया था। मैं संजय जी इसी पे आ जाऊं, पहले बुलडोजर वाली बात पे आ जाऊं। वशीर बद्र की एक लाइन है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिसने बस्ती बसाई, बसाने वाले भी वही, अध्वस्तीकरण के लिए भी वही। यानी जो जिन जिन विभागों ने सहयोग किया बसाने में, जिन जिन, और वही विभाग आज तोड़ने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। अवैध कॉलोनी बस गई, बन गई, नगर पालिका ने सड़क बना दी, बिजली विभाग ने बिजली दे दिया, सारे डेवलपमेंट के काम हो गए, नगर निगम हाउस टैक्स भी वसूलने लगा। सारी चीजें सरकारी तंत्र अपना पिछले 10, 20, 25 साल, जितना हमारे ख्याल से ये कॉलोनी लगभग 30 से 35 साल पहले बसी है। ये पहले मुरारी नगर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे देखिए इसके पीछे की एक उस संभावनाओं पे जाइए। देखिए छोड़िए साहब, वहां से पार्षद तक हो गया, वार्ड बन गया। आप सुनिए तो, मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज की तारीख में ये भी एक नई नजीर पेश होगी। जिस तरीके से अकबर नगर बसा और अकबर नगर के देखिए राजेश जी, दरअसल मेरा सवाल आप समझे नहीं। हम लोग केवल झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने और बसाने पे चले गए हैं। नहीं। मैं इस फैसले को लेकर के कह रहा हूं कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि वोट बैंक का गणित और जो बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सवाल खड़े हुए उसके बाद इस तरह के एक नरमी देखने को मिल रही है सरकार में? सीधा सवाल मेरा ये है। सरकार की नरमी है क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसकी जानकारी नहीं थी। अगर लाल निशान लगा तभी तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन पे कार्रवाई की जाए। अगर अवैध बस्तीकरण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, तो मेरा तो सिंपल सा सवाल ये है कि जिस तरीके से बुलडोजर लोगों के घरों पे चला है, तो जो सभासद, जो अधिकारी, जो नगर निगम, जो एलडीए, जो बिजली विभाग के अधिकारी इन सब चीज में संलिप्त है, क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? ये कभी हुआ है? नहीं, आज हो जाएगा? नहीं हुआ है। इसके पीछे की एक बड़ी वो गणित समझिए, ये एक बड़ी नजीर पेश हो रही है। एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है। पहले धीरे से आप जाइए। एक जैसे धर्मेंद्र भाई ने कहा अभी भी बाहर लोग गए कमाने, अभी भी भटका हुआ है सवाल में। नहीं, सवाल में ये पूरा सियासी मामला है। संजय जी, राजेश जी नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि सच ये है कि बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के जानकारी के एक भी ईंट नहीं वहां तोड़ी गई। मुख्यमंत्री जी को बोल रहे पसंद था, अधिकारियों ने गिरा दिया, लेकिन नहीं, अत्युत्साह में नहीं, बिल्कुल जानकारी में था। उसका नाम अकबर नगर था। मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में कहा कि अकबर नगर साफ हो गया। नहीं, दूसरी बात, वो कारण चाहे जो हो, अब उन्होंने जनता का गुस्सा देख लिया। दूसरी बात आप देखिए, जहां तक सरकारी विभाग कह रहे थे, हालांकि वो विषय आज संजय जी कह रहे ठीक है वो नहीं था, लेकिन ये सही है कि रजिस्ट्री विभाग ने रजिस्ट्री किया स्टाम्प लेकर के। किस तरह से खतौनी में लोगों का नाम आया होगा, किस तरह से नामांतरण होता रहा, किस तरह से कागजों के आधार पर विद्युत मिलती रही, किस तरह कागजों के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सारी चीजें क्या सरकार रजिस्ट्री का पैसा जिन लोगों से ली वापस करेगी? क्या सरकार ने जो है राजस्व कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई किया? नहीं। ये सवाल कर, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय को जानकारी नहीं थी। जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे अपने बयानों में, 5 मिनट अपनी बात, 2 मिनट में अपनी बात खत्म। मैं असल में आप लोग जिस चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं उस पे मैं जाना ही नहीं चाहता। नहीं, जानना पड़ेगा कौन अधिकारी है, कौन ये नौकरशाही है। मेरा सिंपल ये कहना है कि नौकरशाही, ये बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नौकरशाही के रवैये पे सवाल खड़ा हुआ, बुलडोजर कल्चर पर सवाल खड़ा हुआ। तो क्या आने वाले 10 विधानसभा रिक्त सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर, मिशन 2027 को फिर फतह करने के मद्देनजर इस तरह की नरमी देखी जा रही है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि रहीमनगर 25 साल पहले बसा कि अब उसको तो मिल गया। जी मोहित, जवाब दें। देखिए, बात सीधी इसी ये है, अभी हम लाल निशान पे बात कर रहे हैं।
लाल निशान की जानकारी योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है। क्या इसी तरीके से पुलिस में अग्निवीर बनाने की एक योजना का नोटिफिकेशन आता है, वो भी जानकारी में योगी आदित्यनाथ जी की नहीं होता है। डिजिटल अटेंडेंस का एक नोटिफिकेशन आता है, उसको मजबूती से लागू कराने की बात उठती है, आज उस पर भी यू टर्न ले लिया जाता है, यह भी योगी आदित्यनाथ की जानकारी पे नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या केवल पकौड़े तलने के लिए बनाए गए हैं? ये मैं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को गवर्नेंस का जी नहीं मालूम है। उनको नहीं मालूम किस तरीके से देश और प्रदेश की जनता को हितों के लिए काम किया जाता है। उनका एजेंडा केवल और केवल अपनी महिमा मंडन कराने के लिए असंवैधानिक तरीके से प्रोपोगेंडा तैयार करना है। ये संघ का एजेंडा है। संघ के हार्ट फेवरेट इसीलिए वो बने हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और संघ की लड़ाई इसीलिए ये विचार चल रही है, इसीलिए क्रम चल रहा है। जिस तरीके से 2024 की हार के बाद जागृत हुआ है, तो जिस तरीके मोदी जी की विदाई कहीं ना कहीं बिल्कुल गेट तक पहुंच गई है, अब अगला मोदी किसको बनाया जाए? क्या मोहित जी 5 साल इंतजार कीजिए भाई, अभी विदाई काहे कर रहे हैं? 5 साल तक तो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इंतजार तो भारतीय जनता पार्टी करने के मूड में नहीं बैठी है, इंतजार तो अमित शाह करने के मूड में नहीं बैठी है। देखिए मोहित जी और धर्मेंद्र जी, चूंकि इंडिया ब्लॉक के आप लोग दोनों नुमाइंदे हैं, मेरी एक नसीहत ले लीजिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। केवल आप इंडिया ब्लॉक तो लगातार जनता के मुद्दों पर बोलता है। आज जब उनके पक्ष के लोग, उनके खेमे के लोग, चाहे पटेल हो, चाहे वो मौर्य हो, निषाद हो, या उनके साथ के मिश्रा जी हो, ये जब बोलने को आ जाते हैं तब पता चलता है कि अंतर कल है। तब लोगों को मालूम होता है कि थानों कचहरी और कहीं पे भी लोगों को सुनी नहीं जा रही है। अरे ये तो लोगों को पहले दिन से मालूम है। योगी आदित्यनाथ जी जब प्रदेश की जब सत्ता चला रहे हैं, तो उनको नहीं मालूम है कि उनके जो प्रशासन है बिल्कुल निरंकुश है। जब आपके विधायक सांसद आज शिकायत कर रहे हैं, तब आप जनता का दुख जान रहे हैं। नहीं ठीक है मोहित जी, आपकी बात आ गई। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि इंडिया ब्लॉक की ओर से, यानी राहुल अखिलेश की ओर से, सुनिए एक चीज सुन लीजिए ना, एक चीज सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। मोहित जी सुनिएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ ने बीजेपी के भीतर चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन सवाल ये नहीं है डैमेज कंट्रोल करना। अगर योगी आदित्यनाथ, मैं राजधानी लखनऊ का ही एक नजीर दे रहा हूँ यार, सुनेंगे तो पता चलेगा। जनता जान गई है सिगूफों से। ठीक है, शासन और सत्ता, हमको रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। मोहित जी मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ, शासन सत्ता में बहुत दम होता है, और जो कमियां हैं अगर उसको दूर करने की कोशिश इनकी ओर से हो रही है, तो आपको भी रणनीति कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप उसका काट निकाल सके। फिलहाल राजेश जी चूंकि चर्चा का समापन करते हैं, वक्त हो चुका है। राजेश जी कंक्लूजन भाई, ये मेरा नहीं कहना है कि पंतनगर, रहीम नगर और इनमें रोक हो गया, शिक्षकों का डिजिटल सिग्नेचर रोक दिया गया। इस सबके पीछे मकसद तो यही है ना कि लोगों की नाराजगी को दूर करना। मोहित हो गई आपकी बात आ गई, चलिए 30 सेकंड। आप लीक पेपर का दोबारा परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अब आपको जान लिया गया कि आप निरंकुश तरीके से मोहित समय कम है, आपकी बात आ गई आपकी बात आ गई भाई, कि जनता का ये सुध नहीं लेते। हाँ बोलिए जल्दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी मौजूदा योगी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये हर पार्टी का अंदरूनी मामला है, और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य स्तर के नेतृत्व समीक्षा करने के बाद निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। जहां तक रही बुलडोजर की बात, तो बुलडोजर एक प्रतीक चिन्ह की तरह बन गया था, जो योगी का ब्रांड बना था। निसंदेह जो बात है कि अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलना चाहिए, जिनके अवैध नहीं है उन पे बुलडोजर नहीं चलना। चलिए, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि इशारा हो चुका है, चर्चा यहीं तक, क्योंकि ये मुद्दा अभी आने वाले दिनों में हमें लगता है कि कई एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में हैं। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उनसे कुछ खास बातचीत करने वाला है, लेकिन निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ बुलडोजर में नरमी देखने को मिल रही है,
वहीं कुछ ऐसे फैसले जो नौकरशाही खुद कर रहे हैं उस पर योगी आदित्यनाथ का चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच क्या कुछ सियासी माहौल होता है, ये समझना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ।
वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59, फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर, सिर्फ प्राइम